मैक्स मुलर ने कट और केन आदि उपनिषदों को किस भाषा में अनुवाद किया? तो ध्यान देना, जर्मन भाषा में। कौन भाषा में? जर्मन भाषा में किया। मैक्स मुलर ने कालिदास को किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो मेघदूत का। ध्यान दें, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया। आगे है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है। मैक्स मुलर ने किस मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लीप्जिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो 18 साल की उम्र में। आगे है, मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? युवा अंग्रेज अधिकारियों को। मैक्स मुलर के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तो संस्कृत है। सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? 1783 ईस्वी में। वॉरेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर था? भारत का था। मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो भारत है। आगे लाइए, आगे कह रहा है, आगे आपके पास क्वेश्चन है, ध्यान दें, ऊपर करिए। कह रहा है दारिस क्या है? तो दारिस एक सोने का सिक्का है। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने के सिक्का भरा घड़ा मिला था? तो भरा घड़ा मिला था। 172 दारिस सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। वॉरेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो भारत का था। वॉरेन हेस्टिंग के समय वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे? 172 दारिस। कहता है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा के अनुसार हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? मैक्स मुलर ने करवाया। ध्यान रहे, आगे है, कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य में भी कहीं अधिक विशाल रहा है? तो संस्कृत का रहा है। प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों का मनन योग्य देश कौन है? तो भारत है। हर्षक कौन थे? तो ध्यान दें, बहुत ही दिव्य क्वेश्चन है। कहता है कि हर्षक कौन थे? तो हर्षक जो थे वह वनस्पति वैज्ञानिक थे। हर्षक क्या थे? तो हर्षक एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? मैक्स मुलर को प्रदान की गई थी। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो ग्रामीण भारत में। प्लेटो और कांट कौन थे? तो महान दार्शनिक थे। भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो गांवों में बसती है। संस्कृत भाषा की पहली विशेषता क्या है? तो प्राचीनता है। शाहनामा का रचना काल कौन है? तो 10वीं से 11वीं सदी है। ध्यान दीजिए, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से है। अगला चौथा लेसन में है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ती है? पाठ के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हिंदी की कौन विद्या है? ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दुबे छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेखक के अनुसार, ध्यान दें, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? पाशविक वृत्ति का। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो बर्बरता समापन हेतु। आगे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहता है
कि हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से किसने पूछा? तो छोटी लड़की ने पूछा। द्विवेदी जी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आलोक पर्व उनका बहुत ही फेमस है। आलोक पर्व ध्यान दें। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को कहते हैं। लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है? तो प्रयुक्त सभी है। विचार और विवर्तक किस लेखक की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आगे लाइए। चलिए नीचे कर यहाँ ई बदलना बड़ा करिए इसको और बड़ा करिए। ध्यान दें। कुटज के रचनाकार कौन है? तो कुटज के रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज रखें, कुटज के रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व किनकी कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। पर विचार प्रवाह किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत में सजाते रहना किसका प्रतीक है? सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना है। किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? तो कालिदास ने कहा था। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे? तो गौड़ देश के लोग पसंद करते थे। आगे है, ध्यान रहे। लेसन 5वां नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मूली है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो निबंध है। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचित कौन है? तो गुणाकर मूली है। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था। नागरी लिपि निबंध गुणाकर मूल्य के किस पुस्तक से लिया जाता है? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया जाता है। नागरी लिपि की प्राचीनतम लेख किस प्रदेश में मिलते हैं? तो दक्कन प्रदेश में मिलते हैं। आगे है, नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। 11वीं सदी में मिलने लग जाते हैं। अगला है, ध्यान रहे, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो हिंदी, नेपाली, नेवारी, मराठी। हिंदी, नेपाली, नेवारी, मराठी। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 9वीं सदी से मिलने लगते हैं। हिंदी के आदि कवि कौन है? शरहपाद हैं। शरहपाद कवि की कृति क्या है? तो दोहा कोश है। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर करलस्य जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है? तो देवनागरी लिपि में अंकित है। ध्यान दें, आगे कहता है कि 14वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि क्या कहा है? तो नंदी नागरी कहा है। बेतवा दानपत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी का है। गुणाकर मूल्य ने किस पुस्तक में संसार की प्राय सभी प्रमुख पुरा लिपियों को विस्तृत जानकारी दी है? तो अक्षर कथा में। महमूद गजनवी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं? तो मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह सूरी। ध्यान दें, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो दक्षिण भारत से मिले हैं। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो गुणाकर मूल्य की कृति है। आगे लाइए।
ऊपर करें। कहता है अछरों की कहानी किसकी रचना है? तो गुणाकर मूल्य की रचना है। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? गुणाकर मूल्य की रचना है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। धारा नगरी के लेखक परमार शासक विद्यानुरागी थे। कौन? तो भोज। आज रखना भोज, भोज का नाम सुने होंगे। तो धारा नगरी के लेखक परमार शासक विद्यानुरागी कौन थे? भोज थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव था, देव। रामायण की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में हुई। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़। ध्यान रहे, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ कहाँ की भाषाएं हैं? दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। आगे बढ़िए। कहता है पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप कब बने? करीब 2 सदी पहले 9वीं सदी में सुदूर दक्षिण से प्राप्त बरगुम का पलियम ताम्रपत्र किस लिपि में है? तो नागरी लिपि में है। ध्यान रहे, नागरी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आइए बहादुर, छठा लेसन है बहादुर का। ध्यान रहे, थोड़ा सा देखिए, बहादुर छठा लेसन है। कहता बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत है। हिंदी के सशक्त कथाकार है ना। अमरकांत का जन्म कब कहाँ हुआ? बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ। बहादुर कहानी का पात्र बहादुर है ना। बहादुर क्या है? तो घरेलू नौकर है। बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? कोई सामान नहीं लेकर भागा था। बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो दिल बहादुर है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था। बहादुर की उम्र कितनी थी? तो 12 से 13 वर्ष की थी। बहादुर का नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो निर्मला ने उड़ा दिया। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ के मार के कारण। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्या हो गई थी? बहादुर ने भैंस को मारा था, इसलिए पागल हो गई थी। ध्यान दे, आगे है बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर एक सामाजिक कहानी है। लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? किशोर नाम था। ध्यान दे, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? तो पैसे चुराने का आरोप लगाया। बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्जाम लगाया गया था? 11 रुपये का। बहादुर के चोरी, ध्यान दें, अगला है बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? निर्मला के रिश्तेदार लगाता है। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो लेखक तथा घर वालों के दुर्व्यवहार के कारण चला गया। आगे इधर लाइए, कह रहा है बहादुर के भाग जाने के बाद किसे एक अजीब सी लघुता का अपमान हो रहा था? लेखक को हो रहा था। बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? लेखक के साले साहब लेकर आए थे। बानर सेना, ध्यान दें, बानर सेना नामक एक बाल उपन्यास किसने लिखा? तो ध्यान दें, बानर सेना नाम के एक बाल उपन्यास लिखे हैं अमरकांत। अमरकांत वही बहादुर जो लिखे हैं। जिंदगी और जोक किनकी रचना है? अमरकांत की रचना है। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या किया? चुपचाप कोने में खड़ा हो गया। बहादुर के साथ, ध्यान देना, बहादुर के संबंध में
किशोर ने कहा, बहादुर की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता से पुरस्कृत हुई थी? तो ध्यान दें, अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता से पुरस्कृत हुई थी? याद रखना, इसका नाम है डिप्टी कलेक्टरी नाम के। बहादुर का शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी है। आगे है परंपरा का मूल्यांकन 7वां चैप्टर। ध्यान दें, परंपरा का मूल्यांकन 7वां चैप्टर में थोड़ा फोन नहीं आवे, उस पर ध्यान देना, उसको ये कर दीजिए, है ना। फोन नहीं आवे उसके लिए काटे नहीं, ठीक है, कर दीजिए। फ्लैट में करिएगा तो वीडियो बनेगा ना। देखिए, ध्यान दें, परंपरा का मूल्यांकन निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? कुछ गांव शाबी नाम था। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? 30 मई 2000 ईस्वी को। परंपरा का मूल्यांकन गद्य में कौन सी विद्या है? तो निबंध है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में ही संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। इस व्यवस्था के कायम होने पर जातीय अस्मिता नहीं होती है, परंतु पुष्ट होती है। के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका कैसी है? निर्णायक है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास अपेक्षित है। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के साहित्य की रचना करे उसके लिए है। हिंदी आलोचना और हिंदी श्रेय किनको प्राप्त है? रामविलास शर्मा को। हिंदी, ध्यान दें, हिंदी में जीवनी साहित्य को रामविलास शर्मा ने दिया है। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? किसने सोवियत संघ पर रूस में थे। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा है। प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? रामविलास शर्मा की है। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है रामविलास शर्मा को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो निराला की साहित्य साधना पर। आगे है सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को क्या कहते हैं? तो महान राष्ट्रीय संग्राम करते हैं। भारतीय संस्कृति से किन 2 ग्रंथों को अलग कर दे तो भारतीय साहित्य का आंतरिक एकता टूट जाएगी? रामायण और महाभारत को। अस्मिता का सही पहचान होता है। जीत मैं लेखक हूँ। ध्यान दें, जीत मैं लेखक हूँ। उसमें 8वां लेसन है। कतर पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? लखनऊ घराना के थे। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? 7वीं पीढ़ी के। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को हुआ। जीत मैं लेखक हूँ पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज हैं। जीत मैं लेखक हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो साक्षात्कार है। क्या है? तो साक्षात्कार है। ध्यान दें, और आगे बढ़े हम लोग। आगे है बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो उनके पिताजी ही थे। बिरजू महाराज के पिताजी का क्या नाम था? अच्छन महाराज। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं?
कथक के हैं। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक के रूप में है। बिरजू महाराज कौन सी वाद्य यंत्र बजाते थे? आगे है, ध्यान रहे, बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य में है। बिरजू महाराज अम्मा को मानते हैं, माँ को मानते हैं। नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े? तो याद रखना, उसका नाम है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली से। बिरजू महाराज कितने रुपये नजराना देकर अपने गुरु की तरफ से बनवाया है ना, अपने गुरु की तरफ से गाना बनवाया था। 500 रुपये देकर बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहा था, मैनपुरी में था। शागिर्द का अर्थ क्या होता है? शागिर्द का अर्थ शिष्य होता है। हलकारे का अर्थ क्या होता है? संदेश वाहक होता है। ध्यान रहे, पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तब उनका देहावसान हुआ था उनके पिता का। बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? 27 वर्ष की उम्र में। ध्यान रहे, आगे है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? दिल्ली में है। बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम है? तो शंभू महाराज है। जीत जीत में निर्खत हूँ, जीत जीत में निर्खत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? तो भैया बिरजू महाराज ही हैं। बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में हुई थी? तो 18 साल की उम्र में हुई थी। 18 साल की उम्र में ही हो गई थी। और लाइए, इधर लाइए, बढ़िया से करिए। हाँ, कहाँ है? 12-13 साल हो गया ना? इधर कोई, इधर आप लोग ना? अच्छा, यही है क्या बिरजू महाराज का? ठीक है, यही है, ठीक है ना? और ऊपर करिए। बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके बाबूजी की मृत्यु हो गई? 9.5 साल के। किनके साथ नाचते हुए? पिता अच्युत महाराज जी, चाचा शंभू महाराज जी के साथ। बिरजू महाराज को लेखक से संगीत भारती कौन लाई? ध्यान दें, कौन लाया था?